Good morning everyone. Welcome back to physics lecture units and dimensions session number 9. If I am not wrong, session number 9 सही है ना? हरे कृष्णा. Good morning everyone. Yeah, I am quite fine. कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा, बस थोड़ा कल रात को ज़्यादा खा लिया तो पेट खराब है. तो चालू करते हैं आज का डिस्कशन. एज यू ऑल रिमेंबर, हम लोग लास्ट क्लास सैटरडे को डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग ऑन एरर कैलकुलेशंस. कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एरर्स को मैनेज करते हैं, ये हमने देखा. क्विक रिवीजन, फटाफट बताइए. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स को क्या किया जाता है? एडिशन में एरर्स को जोड़ा जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ा जाता है, और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट किया जाता है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एडिशन में ऐड किया जाता है. यस यस, गलत गलत गलत. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, मीन एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होते हैं. आपको कई सारे एग्जांपल्स भी हमने देखा. फिर आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में. बताओ, मल्टीप्लिकेशन जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके एरर्स के साथ क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द एरर्स? क्या एरर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है. कौन सा एरर को ऐड करना पड़ता है? कौन सा एरर को ऐड करना पड़ता है? शुड वी ऐड द मीन एब्सोल्यूट एरर और द रिलेटिव एरर्स? Should we add the mean absolute errors or the relative errors? Very important. Mean absolute error को ऐड करें या relative error को? गलत. Mean absolute error नहीं. We have to add relative errors in the case of multiplication and division. और एक चीज हमने देखा था, if z equal to a square, then delta z by z is equal to twice of delta a by a. If z equal to a power 5, delta z by z is equal to 5 times delta a by a. If z equal to root a, delta z by z is equal to half of delta a by a. जो भी पावर होता है वो पावर उतर जाता है कोएफिशिएंट में, पावर आ जाता है कोएफिशिएंट में. और ऐसा क्यों होता है वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, इफ यू ऑल रिमेंबर. तो ऐसे क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली नीट में और मेंस में आते हैं. दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस व्हिच रेगुलरली कीप कमिंग इन नीट एंड मेंस. गॉट इट? आया समझ में? तो एक और छोटी सी चीज, छोटी कॉन्सेप्ट, वी हैव लेफ्ट इट लास्ट टाइम. वी हैव लेफ्ट one simple question. Simple topic, that is management of significant figures. In कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे मैनेज किया जाए, ये हम छोड़ दिए थे. आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी टाइम आई विल टेल यू व्हाट टू डू. तो चालू करते हैं. एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिसाइड होते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये छोटी बात अगर आप गौर से ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप लोग गलती कर बैठोगे. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल 2.32 प्लस 0.054 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बताओ रिजल्टेंट कितना है? व्हाट इज द आंसर? रिजल्ट कितना होगा? तो सबको पता है भैया, 0 + 4 4, 5 + 2 7, 3.2. सबको पता है, करेक्ट? एवरीवन नोस 2.374. लेकिन ये आंसर गलत है. ये आंसर बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है ये? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू. देखो, ऑब्जर्व द
डेसिमल पॉइंट्स, ऑब्जर्व द डेसिमल पॉइंट्स। इस वाले नंबर में कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं बताओ? हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स आर देयर इन द फर्स्ट नंबर? देयर आर 2 डेसिमल पॉइंट्स, एम आई राइट? और इस सेकेंड वाले नंबर में कितने डेसिमल पॉइंट्स है? देयर आर 3 डेसिमल पॉइंट्स। पहले वाले में 2 हैं, दूसरे वाले में 3 डेसिमल पॉइंट हैं। और जब मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट में भी 3 डेसिमल पॉइंट आए। देयर आर 3 डेसिमल पॉइंट्स, बट यू शुड नॉट कीप 3 डेसिमल पॉइंट्स। आपको यहाँ पे राउंड अप करना पड़ेगा सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक। क्यों? अब ये एक मेजर्ड क्वांटिटी है, ये एक मेजर्ड क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मीटर स्केल से कैलकुलेट किया तो उसका लीस्ट काउंट यहां तक था, और इसको मैं वर्नियर कैलिपर्स से कैलकुलेट किया तो इसका लीस्ट काउंट यहां तक था। लेकिन जब दोनों को जोड़ोगे तो आप ये पॉइंट तक नहीं जा सकते, क्योंकि आपको इसका ये पॉइंट पे कौन सा डिजिट है पता नहीं, क्योंकि यहां पे हम लोग को अनसर्टेनिटी है, वैल्यू नहीं पता। तो इसके साथ आप 4 को जोड़ के 4 कैसे लिख सकते हो? यू डोंट नो द डिजिट हियर, तो यू कैन नॉट एज्यूम दैट इट इज 0। यू कैन नॉट एज्यूम दैट इट इज 0, इट इज एन अननोन क्वांटिटी। तो इसीलिए हमें बिल्कुल वहीं तक जानकारी देना है लोगों को जहां तक हमें पता है। हमें सिर्फ सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक पता है, तो हमें यहां तक राउंड अप करना पड़ेगा। अगर राउंड अप करेंगे तो 2.37 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। यानी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, याद रखिए, whenever you are adding or subtracting some numbers, some measured values, the resultant should possess only that many number of decimal points which the least number is having. Once again let me rephrase the, सबसे पहले चेक करो सारे वैल्यूज में सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स किसके पास हैं, और वो कितना है? 2। तो रिजल्टेंट में भी 2 ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल, 2.3 प्लस 32.04, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 3 4 3 3 4 प्लस 3 4, लेकिन इसमें सिर्फ 1 है और इसमें 2 हैं। हम लोग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट में भी कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ तक हमें राउंड अप करना है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 34.3 आंसर। तो इसमें कुल मिला के 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 1 डेसिमल पॉइंट है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिस इज द स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सारे नंबर्स को एनालाइज करते हैं, सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स जिस नंबर के पास है उसको देखेंगे, और कितना डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो देखेंगे, और रिजल्टेंट में भी उतना ही डेसिमल पॉइंट्स रखेंगे जितना सबसे कम नंबर के पास हैं। Is the point clear? Please respond saying yes if it is clear. Else I can repeat. Quickly, फटाफट बोलो yes yes yes। समझ में आया? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। Moving on to the next topic, next calculation, that is multiplication and division. तो multiplication और division में क्या होता है? Multiplication और division में क्या होता है? Whenever I am multiplying two numbers, say 2.3 into 0.426. Say I am multiplying two numbers 2.3 into 0.426. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन, नेसेसरी मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आता है? 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 plus 1 9, 8, 6 plus 3 9, 4 plus 3 7 and 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.9798. This is the resultant of multiplication of these two numbers, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम डेसिमल पॉइंट्स नहीं देखेंगे, हम गिनेंगे क्या? हम गिनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स।
हम सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनेंगे। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, whereas in addition and subtraction we count decimal points. प्लीज रिमेंबर दिस, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनेंगे, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल पॉइंट्स को गिनेंगे। We have to check significant figures in case of multiplication and division, whereas in addition and subtraction we have to count the number of decimal points. Please remember this. तो यहाँ पे हम number of significant figures कितने हैं? 2 significant figures, जबकि यहाँ पे कितने significant figure है? 1 2 3 significant figure है। आपको पता है ये जीरो को नहीं काउंट करते क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, लेफ्ट साइड जीरो है, लेफ्ट साइड जीरोस को हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। तो 1 2 3 1 2, तो देखिए, तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो सबसे कम कितना? 2। तो रिजल्टेंट में भी हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखना है। तो चालू करते हैं यहां से। 0 इज एन इनसिग्निफिकेंट नंबर, 1 2, तो यहां पे हम रोक देंगे, वी विल स्टॉप इट हियर। तो यहां तक मुझे राउंड अप करना है, लेकिन इसका अगला नंबर देखो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हमें इस नंबर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर है 0.98। आया समझ में? What is a significant figure? Arya, why don't you watch my previous videos in which I have with full clarity explained significant figures? That would really help you, because within a short span of time, even if I explain you what is significant figure, you may not be able to catch it. So I recommend you, after this class, please go to my previous videos in YouTube. Yeah, the channel name is Vidya Sarita Bridge Course 2020. Very nice channel. Please go to this channel and visit our lectures. My lectures are contained in one playlist. Till now we have uploaded 7 lectures. You can just go and watch all the videos. You will be able to understand the entire chapter. The videos are very nicely made. Just go them. If you like them, please like it and give some comment as well. And you can share it with your friends. And subscribe our channel. Bell icon जरूर दबाना, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स आते रहे आगे के। आप सब लोग जितने भी आज के वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे विद्या सरिता ब्रिज कोर्स को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आज जाके कीजिए, और जाके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे आगे के वीडियोस को जान सके। इसके अलॉन्ग विथ फिजिक्स लेक्चर्स हम आगे जाके मोटिवेशनल लेक्चर्स, कुछ इंस्पिरेशनल लेक्चर्स, कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर्स, स्पिरिचुअल टॉक्स भी रखने वाले हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च देम ऑल्सो। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब करके। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकॉन जो है वो ज़रूर दबाना। बेल है ना, बेल आइकॉन पे ज़रूर दबाना है, बस बेल आइकॉन दबाना। रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए परिमल। तो 0.98 आंसर। ये पॉइंट क्लियर है? ध्यान से सुनो। 2.3 इंटू 0.426, तो 2.3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये वाले नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसमें सिर्फ उतने ही सिग्निफिकेंट होना है, उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर होना है जितने इन दोनों में सबसे कम वाले के पास है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही रखना है, 3 नहीं रखना है। तो 9 7 पे हमें राउंड अप करना है। 7 वाला आगे नंबर देखो 9 है, तो इसको 1 नंबर से बढ़ा दो, 0.98। क्लियर? राउंडिंग ऑफ इसलिए पहले सिखाया था मैं। क्लियर? अनदर क्वेश्चन फॉर यू, अनदर सिंपल क्वेश्चन। 232 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बताओ। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 232 इंटू 0.4 क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट फटाफट। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9 एंड 92.8। लेकिन 92.8 रखें क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो मुझे यहीं पे राउंड अप मारना है। आई हैव टू राउंड इट अप हियर इटसेल्फ। लेकिन केयरफुली, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट नहीं है कि आप राउंड अप मार दिए और इन सबको हटा दिए। ये 10th प्लेस में है,
तो इसको जब राउंड अप करना है इसके सामने वाले सब 0 हो जाएंगे, तो आंसर इज 90 90। क्लियर? 90, तो I have rounded it up till here, तो it becomes 90. Okay, got this? 90. एक और क्वेश्चन, (2.45 divided by 0.67, how much? Try this. अभी डिवीजन, सेम रूल अप्लाइज इन डिवीजन। सबसे पहले देखो इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन बोथ। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्टेंट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना है, सबसे कम वाले के पास जितना है उतना ही होना है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ 2 रखना है। तो डिवाइड करेंगे 2.45 divided by 0.67, you get 3.656, you get 3.6567, लेकिन आपको सिर्फ 2 रखना है, तो यहाँ तक राउंड अप करना है। तो इसके आगे देखिए 5 है और 5 के आगे नॉन जीरो है, तो आप इसको राउंड अप करेंगे तो 3.7 हो जाएगा। आया किसी को आंसर? नहीं, 3.6 गलत था, चेक करो। डोंट, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, 5 के आगे वाला नंबर नॉन जीरो है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स इवन और ऑड यू हैव टू रेज बाय 1। अगर सामने 0 हो या कुछ नंबर नहीं हो तब हमें ऑड इवन देखना होता है। यहाँ पे उसके सामने देखो नॉन जीरो है, तो चुपचाप उसको एक नंबर से बढ़ा देना है, 3.7 आंसर होगा। गॉट दिस? एनी डाउट्स? नो, गुड। तो just for your practice, let me give you 2-3 questions. Quickly solve. I'm giving you 2-3 minutes time. Please solve these questions. I'm giving you 2 minutes time. Quickly solve these questions. So could you get the first answer? पहला आंसर आया सबको 6, 5 3 8, 4 2 6, 6 3 9, 8 1 9 9, 99.986। ये सब ट्रैक कर रहा हूँ। 4 5 - 2 3 5.4 मल्टीप्लाई करो। 5 3 × 15, 5 3 × 15 16, 5 3 × 15 16, 5 4 × 20 21, 4 3 12, 4 3 12 13,
4 3 12 13 4 4 16 17। तो 5 6 2 8 6 3 9 3 1 4 7 2 9 1 और 4 डेसिमल पॉइंट्स 19.4985 और इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले 5 के साथ डिवाइड करो या फिर पहले डेसिमल पॉइंट्स हटा दो, नहीं रहने दो। 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.9, 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 100.0। तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट 1000 by 9। सो 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा 0.11 समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी ये यहाँ पे हम नहीं छोड़ सकते, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होंगे, डेसिमल पॉइंट्स देखने होंगे। तो यू हैव टू सी द डेसिमल पॉइंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले इसमें देखो 1 3 और 2, तो हमें कितने रखने हैं? 1 रखना है, तो यहाँ तक राउंड अप करना है। लेकिन इसके आगे 8 है तो राउंड अप करोगे तो ये 0 हो जाएगा, आगे आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, आगे आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली यू विल एंड अप 100.0। इंटरेस्टिंग है, देखो 100 हो गया, स्टार मार्क यहाँ पे। ये देखो इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो हमें कितने रखना है? हमें 2 रखना है, हमें 2 रखना है। तो हमें यहाँ पे राउंड अप करोगे तो 4.53 द सेकेंड आंसर। और यहाँ पे क्या होगा? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें रिजल्टेंट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। तो 1 2 यहाँ तक राउंड अप करो तो इसके आगे 4 है, तो इसको 19 कर दो। आया समझ में? 19। और इसमें देखो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डॉट 0 है तो इसके बीच में जो भी जीरोस हैं उनको भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें सिर्फ 2 है, तो रिजल्टेंट में सिर्फ 2 ही रखना है। तो राउंड अप करो तो 110। The last one is 110, not 11. 110, not 11. Yashraj Kadam. It is 110. I hope the questions are clear. Management of significant figures in calculation. Okay. तो इसके साथ हम ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस कवर कर लिए। एक बड़ा सा टॉपिक बचता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, एंड दैट टॉपिक डील्स विथ इंस्ट्रूमेंट्स, पिच, लीस्ट काउंट कैलकुलेशंस विथ इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि जेई एडवांस के लिए होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए होता है। तो वो एक टॉपिक बचता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं, आप लोग के कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू टेक देम, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू सम क्वेश्चंस। मैंने आपको 40 क्वेश्चंस का होमवर्क भी दिया है, आई होप यू आर सॉल्विंग इट। और उसमें कोई डाउट्स आए हैं तो अभी आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हम अगला टॉपिक चालू करेंगे। तो टेक अ फ्यू मिनट्स एंड ट्राई टू find out if you got any doubts in the previous concepts, any questions, अटके कहीं तो पूछ सकते हैं। Assignment, yes, I gave you an assignment of 40 questions. Yeah, I'll come back to you in evening time. Yes, physics का, Parimal physics, I am a physics teacher. Okay. Can you express these new important questions? Can you express these two numbers in scientific notation and find out their order of magnitudes? इन दोनों नंबर्स का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करो। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू नंबर्स। यस, तो 501 है, तो आप सबसे पहले डेसिमल को यहाँ पे मूव करेंगे
तो हो जाएगा 5.01 इंटू 10 पावर 2 और यहाँ पे 4.99 इंटू 10 पावर 2। तो 5.01 इंटू 10 पावर 2, अब देख सकते हैं 5.01 जो है वो 5 से बड़ा है, तो उसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इंटू 10 पावर 2 मेक्स इट 10 पावर 3। तो the order of magnitude is 3. Order of magnitude in some books it is defined as 10 power 3, but in some books it is defined just as 3. Even IIT JEE एडवांस में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को 3 बोलता है। Whatever is the power, that is called as order of magnitude according to JEE advanced. But in some books still people do write order of magnitude as 10 power 3. So order of magnitude exactly क्या है उसका एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, बस समझ जाओ 10 power 3 और 3 का मतलब क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड। तो 4.99 इंटू 10 पावर 2 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 10 पावर 2। क्यों? क्योंकि 4.99 5 से कम है, 5 से जैसे ही कम हो जाता है उसको 1 बना दिया जाता है, 1 इंटू 10 पावर 2 दैट इज 10 पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आया था। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी लोग को डाउट होता है, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा जेड बाई के थीटा, अल्फा जेड बाई के थीटा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज the dimensional formula, what are the dimensional formulae for alpha and beta? अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज जेड, व्हाट इज के एंड व्हाट इज थीटा। इट इज गिवन दैट के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो क्या होता है हमें नहीं पता, टेंशन मत लो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये बस आप देखो और उसको यहाँ पे डाल दो। z जो होता है, z का मतलब होता है लेंथ और थीटा का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ये 3 चीज दिए गए हैं और P क्या है? P इज प्रेशर। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, MLT_K। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है ML2 T-2 एंड K-1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ML2 T-2 K-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और z लेंथ है तो z का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L और टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया K, L⁻1 K⁻1। यू नो K इज द डिनोशन फॉर टेम्परेचर। ओके, तो अभी ये तीनों के तीनों निकल गए डायमेंशनल फॉर्मूलास ऑफ K, Z एंड थीटा। आपको एक चीज मैं बताया था, आपको अगर याद है, the power of an exponent has to be dimensionless। दो चीज मैं आपको बताया था, एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल होता है वो उसको डायमेंशनलेस होना पड़ता है, और वैसे ही एक्सपोनेंट का जो पावर होता है उसको डायमेंशनलेस होना पड़ता है। तो डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 k0 यानी 1। तो अभी z पता है, k पता है, थीटा पता है, अल्फा नहीं पता और मुझे पता है अल्फा z k थीटा, टोटल का कोई डायमेंशन नहीं है। तो क्या अल्फा निकाल सकता हूं मैं?
Isn't it easy to calculate alpha? अल्फा भी आराम से निकाला जा सकता है, बस बाकी सबको उधर भगा दो और अल्फा कैलकुलेट कर लो। देखते हैं कितना आता है। Just see. So alpha z by k theta dimensional formula is equal to 1. So alpha dimensional formula is equal to k theta upon z. Just substitute all the values. k के लिए है m l2 t minus 2 k minus 1 into k upon l. तो देखो k minus 1 plus 1 cancel, l2 cancel, so I am left with alpha is equal to m l t minus 2, यानी alpha is force, m1 l1 t minus 2, that means alpha is force. अगर alpha मिल गया तो मैं अभी बीटा भी निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि alpha by beta must be equal to the dimensional formula of pressure, because this is dimensionless. LHS must be equal to RHS. So LHS प्रेशर है तो RHS भी प्रेशर होना पड़ेगा, यानी P must be equal to अल्फा बाय बीटा। तो बीटा निकालना है, अल्फा मेरे पास है, प्रेशर का मुझे ऑलरेडी पता है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन प्रेशर विच इज m1 l1 t minus 2 अपॉन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, m1 l1 t minus 2 इंटू एरिया दैट इज l स्क्वायर। ये पूरा कट गया तो l स्क्वायर आता है, तो बीटा इज L square. So this is beta. I hope you got the answers correct. सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस्ड, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग को कवर करना चाहिए। क्या आप लोग को पता है व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगस्ट्रॉम? व्हाट इज एन एंगस्ट्रॉम एंड व्हाट इज अ फर्मी? व्हाट इज अ पार्सेक एंड व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। प्लीज क्रॉस चेक योरसेल्फ, क्या ये चीज आपको पता है? Just cross check yourself if you know this few things. So all these are units of length. ये सारे के सारे जो हैं वो लेंथ के यूनिट्स हैं, लेकिन parsec and parsec is an astronomical unit and Fermi is at the level of nucleus, angstrom it is at the level of atoms। और ये काफ़ी frequently हम लोग यूज़ करते हैं अब फिजिक्स में, तो ये सब जानना ज़रूरी है। 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meters। Please remember this is very important। and 1 Fermi is equal to 10 power minus 15 meters। Fermi is nothing but femtometer। femtometer को ही दूसरा नाम है फर्मी। फर्मी एक साइंटिस्ट था जिसने फर्मियॉन्स को डिस्कवर किया, इसलिए उसके नाम से फर्मी नाम दिया गया। फर्मी वर्ड जो आता है वो ये फर्मी साइंटिस्ट से आता है। 1 एंगस्ट्रॉम एंड 1 फर्मी। एंगस्ट्रॉम भी शायद कोई साइंटिस्ट ही होगा। एंड नेक्स्ट इज 1 पार्सेक। व्हाट इज अ पार्सेक? इफ यू ऑल रिमेंबर, आप में से कितने लोग को याद है व्हाट इज 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर इज हाउ मच? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड।
the distance traveled by light in 1 year, sorry not 1 second, the distance traveled by light in 1 year is called as a light year. If you calculate, चलो आप लोगों को पार्सेक समझाने से पहले ये टास्क है, आज हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. कितने मीटर्स हैं, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ डिस्टेंस इज 1 लाइट ईयर. कैलकुलेट करते हैं. लाइट, you all know that distance is speed into time. Distance is speed into time. So 1 light year, which is the distance, is speed of light 3 into 10 power 8 into time, that is 365 days. Each day contains 24 hours. Each hour contains 60 minutes and 60 seconds. So if you multiply this, roughly you get an answer. 1 light year, roughly you end up with a value 9.5, yes 9.5 into 10 power 15 meters. काफ़ी बड़ा वैल्यू है, आप देख सकते हैं 9.5 into 10 power 15 meters काफ़ी बड़ा वैल्यू. 10 power 15 मतलब 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 बिलियन में 8 जीरो होते हैं, तो 8 लगभग 1 billion meters is 1 light year. 1 billion very huge quantity. 1 billion 100 करोड़ बोल सकते हो, 100 करोड़, sorry 95 करोड़ 95 crore meters. 1 billion. तो distance is speed into time. So this is 1 light year. अभी अगर मैं light year को एक radius मानूं, let me consider light year as the radius of a circle. Then the arc subtended by a radius of 1 light year with an angle of 1 second is called as 1 parsec. 1 parsec is the एक्चुअली पार्सेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड. तो सेकेंड का सेक एंड पैरालैक्टिक का पार, दोनों को मिला के पार्सेक बनाया गया. तो 1 पार्सेक इज द आर्क सबटेंडेड बाय a sector of radius 1 light year and an angle of 1 second. You can surely cross check it if it's right or wrong. A parsec, and these are some of the units: 1 parsec, 1 light year, a Fermi and an angstrom. Yes, and we are left with 1 astronomical unit. Astronomical unit is used to measure the distance between sun and earth. 1 astronomical unit, or else we call it 1 AU. 1 astronomical unit is 1.5 into 10 power 1.5 into 10 power 11 meters. 11 meters. 1 astronomical unit is the distance between sun and earth. अर्थ और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, अर्थ एंड सन के बीच में. एंड दैट वैल्यू इज 1.5 into 10 power 11 meters. Some interesting facts. 1.5 into 10 power 11 meters is the distance between sun and earth. 1.5 into 10 power 11 मतलब कितना होता है? किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो तो 3 जीरो हटा दो तो 1.5 into 10 power 8, 15 crore kilometers. 15 crore kilometers यानी 15 crore kilometers can be called as 150 million kilometers. 150 million kilometers का डिस्टेंस है, 150 million kilometers. और आपको पता है लाइट को सूरज से निकलकर धरती तक आने में कितना टाइम लगता है? What is the amount of time light takes
to come to earth from sun? Yes, 8 minutes. Can you calculate it and check? क्या ये सही है? 8 minutes. Can you calculate? हमारे पास अभी पूरा we have the entire data. हमारे पास पूरा डेटा है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए. लाइट का स्पीड हमको पता है, धरती का सूरज से डिस्टेंस हमको पता है. ट्राई टू जस्ट कैलकुलेट एंड सी हाउ आर वी गेटिंग 8 minutes. हम सिर्फ ये याद रखें 8 minutes, लेकिन अभी हम खुद ट्राई करके 8 minutes पा सकते हैं. ट्राई कीजिए. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज 1.5 into 10 power 11 meters and speed is 3 into 10 power 8 meters per second. So just check. 0.5 10 power 8, that makes it 10 power 3. So time taken is 500 seconds. 500 seconds divided by 60 will give me minutes. Correct? Minutes. तो 0 0 cancel. तो 50 by 6 roughly comes out to be कितना? 6 8 जा 48.2063 minutes. देखिए roughly we are getting 8 minutes. Getting it? So time is 8 minutes. Another interesting fact. आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा by thinking which you will be really amazed. आप में से कितना लोग रात में नाइट स्काई को देखें? You have seen a night sky with all the तारे, चांद, all the planets. How many of you have seen a clear night sky? Clear night sky. कितने लोग देखे? Yes. विलेज में देखने को मिलता है, सिटीज में थोड़ा मुश्किल होता है. खास करके दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में एक क्लियर स्काई, तारों को देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. और अच्छी बात यह है, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, आज सारे सिटीज़ में पोल्यूशन घटाक नीचे एकदम गिर गया. दिल्ली में जहां 20 तक पोल्यूशन जाता था, अभी 2 या 3 है. और नाइट स्काई दिखता है दिल्ली में, अभी तारे दिखते हैं दिल्ली में, लोग बहुत खुश हैं. और जलंधर से अभी हिमालय दिखने लग गए हैं. हमारे इस कोरोना के वजह से काफ़ी नेचर को काफ़ी रिलैक्सेशन टाइम मिल गया है. नेचर अपने आप को अभी हील अप कर रहा है. आदमी के द्वारा किए गए सारे कारनामों की वजह से जितना दुख पहुंचा है, जितना प्रॉब्लम हुआ है नेचर को, वो अभी आराम से हील अप होने को टाइम मिला है उसको. कोरोना कुछ अच्छे काम भी कर रहा है कोरोना. इवन मुंबई का जो बीच है, मुंबई के बहुत सारे बीचेस पे अभी डॉल्फिन्स आके खेल रहे हैं. कई सालों से डॉल्फिन्स पाए भी नहीं जाते थे उस एरिया में, अभी डॉल्फिन्स आराम से आ रहे हैं और खेल रहे हैं. और पता है पुणे में कौवों को देखना काफ़ी मुश्किल होता है, चिड़ियों को देखना काफ़ी मुश्किल होता है. कई सारे चिड़िया पुणे में आते तक नहीं है पोल्यूशन की वजह से, लेकिन अभी ऐसे कलरफुल बर्ड्स देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे, जिनको हम कहीं एटलीस्ट लास्ट 5-6 ईयर्स से तो मैंने कभी देखा नहीं. वो भी आते हैं आजकल, देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है. आई होप इस पूरे धरती से एक स्पीशी को अगर हटा दो, एक स्पीशी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नेचर ऑटोमेटिकली बहुत खुशहाली आ जाएगी. नेचर में धरती बहुत पीसफुल हो जाएगी. सारे प्राणी जो हैं बहुत हैप्पीली जीना चालू करेंगे. और वो स्पीशी है नन अदर दैन द ग्रेट ह्यूमंस को इस धरती से हटा दो तो बाकी सब बहुत खुश होंगे. हम अपने आप को खुश करने के लिए बाकी सबको तंग करते हैं, बाकी सबको मार के खाते हैं. तो प्रॉब्लम इज विद अस. कोरोना इज रियली अमेजिंग. करेक्ट? अमेजिंग. और देखो, ये कोरोना किसी को प्रॉब्लम नहीं करता है. ना कुत्ते मरते हैं कोरोना की वजह से, ना बिल्ली मरती है, ना चिड़िया मरते हैं, ना पेड़ मरते हैं. मरता है तो सिर्फ आदमी मरता है. क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आदमी ने बहुत गंदे काम किए हैं, जिसके वजह से नेचर उसको पनिश कर रहा है. नेचर इज गिविंग अ वेरी सीवियर पनिशमेंट फॉर द मैन, बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, एवरीथिंग इज स्टिल. इंडिया में लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है. पुणे मुंबई में एटलीस्ट और 2 महीने के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू को रखना ही रखना है, क्योंकि मुंबई में अभी तक 2000-3000 लोग मर चुके हैं. पुणे में लगभग 500-600 लोग 2000-3000 लोग अफेक्ट हो चुके हैं. पुणे में ऑलमोस्ट 500-600 लोग अफेक्ट हो चुके हैं. बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. तो और कोरोना के बारे में न्यूज़ देखना है तो देखते रहिए हमारा विद्या सरिता ब्रिज कोर्स चैनल. तो आगे बढ़ेंगे. तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप तारे देखे हैं
तो तारे कितने दूर होते हैं? तारे कितने दूर होते हैं धरती से? कितने किलोमीटर दूर होते हैं? क्या सूरज के जैसे ही दूर होते हैं कि और दूर होते हैं? कितने दूर होते हैं? हाउ मच डिस्टेंस? जस्ट चेक इन गूगल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ? नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ 5 लाइट ईयर्स। यस, जो डिस्टेंस है तारों का धरती से, ये लाइट ईयर्स में गिना जाता है। लाइट ईयर्स, दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। और सबसे नजदीक वाला तारा जो है वो कुछ 5 लाइट ईयर्स दूर है। तो बाकी तारे कितने दूर हैं? कोई 100, कोई 200, कोई 300 लाइट ईयर्स दूर हैं, कोई 500 लाइट ईयर्स दूर हैं। और वो तारे भी हमको देखने को मिलते हैं, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज रात को जो आप तारे को देख रहे हो, वो लाइट कितने साल पहले वो तारे से निकल के आया। फॉर एग्जाम्पल, वो लाइट ईयर लगभग 60 लाइट ईयर दूर है। वो तारा जो है वो 60 लाइट ईयर्स दूर है। तो वहां से जो लाइट आता है, हमारे आंखों में गिरता है, वो लाइट कितने साल पुराना है? वो लाइट 60 साल पुराना लाइट है, 60 ईयर्स ओल्ड लाइट। 60 साल पुराना लाइट है जो हमारे आंखों में गिर रहा है। यानी अगर वहां पे कोई आदमी अभी जिंदा है, वो अगर धरती को किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करके अगर देखेगा, तो उसको क्या दिखेगा? उसको 60 साल पहले इंडिया दिखेगा। 60 साल पहले जो लोग थे, हमारे दादा परदादा दिखेंगे। उसको हम नहीं दिखेंगे। हम उसको अगर देखना है तो उसको और 60 साल वेट करना पड़ेगा, जब हम मर चुके होंगे। by then we will all die। अगर 500 लाइट ईयर्स दूर वाला तारा है, तो वो शायद शिवाजी महाराज को देख रहा होगा या तुकाराम महाराज को देख रहा होगा। आया समझ में? तो तारे जो हैं वो कई सारे लाइट ईयर्स दूर होते हैं। और वो लाइट जो हमारे आंखों में गिर रहा है, वो आज का नहीं है, कल का नहीं है, वो कई साल पुराना है। कई साल पुराने लाइट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और फिजिक्स इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक बाकी है जिसको मैं एक अलग चैप्टर में कवर करता हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कवर नहीं करता। तो आपको हम आज असाइनमेंट देने वाले हैं। दे दिए कि देने वाले हैं? दे चुके हैं। आपको बस डाउनलोड करना बाकी है, और आप उस असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, डाउट्स पूछिए, और हम कल से नया टॉपिक चालू करेंगे, वेक्टर्स। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।